Good afternoon. Today we are discuss about glomerulonephritis. Glomerulonephritis होता क्या है? फर्स्ट थिंग, दो वर्ड से मिलके बना है, ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की फंक्शनल यूनिट है और किडनी का मेन फंक्शन जो है, यूरिन फॉर्मेशन का जो काम है वो कौन करता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, जो कि सबसे पहले जो भी ब्लड आता है अफिरेंट आर्टरियोज के थ्रू, वो फिल्टर करने का काम करता है। मतलब इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसको फिल्टर करता है मेनली। और आगे जो वेस्ट मटेरियल है फिल्टर करके कुछ को तो वापस जो है ब्लड में वापस रिटर्न कर देता है, और कुछ जो मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उनको आउटपुट करने का काम करता है। तो आइटिस वर्ड जिसके पीछे आ जाए, जिस वर्ड के पीछे आइटिस आ जाए, उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। मतलब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाना। अब क्यों होता है और क्या कारण होता है इसका, और इसको मैनेज कैसे किया जाता है, तो सारी चीज़ हम इसमें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन जो है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो कैपिलरी लूप है वो एक तरह से फ़िल्टर नहीं कर पाती है सही ढंग से, और उसकी वजह से जो है ये डिजीज़ कंडीशन बनती है। इटियोलॉजी क्या है? मेनली इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, तो बैक्टीरिया होता है एक, और बैक्टीरिया है ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलैक्टिकस। जो बैक्टीरिया होता है वो इसका पॉजिटिव एजेंट है। मतलब इसका कारण है जो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, वो इसका कारण है। मतलब इस डिजीज़ को फॉर्मेशन करने का मेन कारण है। अब हम आ जाते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती कैसे है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव एजेंट है उसके कारण क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या करती है? इन्फ्लामेटरी प्रोसीजर करती है। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब हमारी बॉडी में होगी तो उस कंडीशन में क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है, और उसकी वजह से जो एंडोथीलियल सेल और टिश्यू है उनमें क्या होता है? प्लोरिलिफरेशन और स्वेलिंग, दो चीज़ें आना शुरू हो जाती है। और स्वेलिंग से जब उस एंडोथीलियल मेम्ब्रेन में जब ये कंडीशन आएगी, तो उसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और वो डिक्रीज़ होने के कारण से जो भी वेस्ट मटेरियल है या प्रोटीन है वो सब कहाँ ब्लड में पासेस होना शुरू हो जाएंगे। मतलब जो फिल्ट्रेशन अगर कम होगा ग्लोमेरुलस का, तो वापस मटेरियल कहाँ चला जाएगा? ब्लड में, ब्लड सेल्स में। और उसकी वजह से जो सोडियम और वाटर है वो रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा, और इस लास्टली स्टेज में क्या होता है? ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है रेगुलरली। तो ये कंडीशन जो है ये एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होती है। मेनली ये दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट प्राइमरी स्टेज में जो हमने पढ़ी, जब स्टेज प्राइमरी स्टेज हो तो होती है। इसके बाद अगर सीवियर स्टेज में आता है, भाई एक्यूट और क्रोनिक स्टेज है, तो एक्यूट में तो प्राइमरी स्टेज में ये कंडीशन बनती है, भाई उसकी मेम्ब्रेन डैमेज। पर इसके बाद क्या होता है कि बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगी, और नेफ्रॉन जो है, क्योंकि नेफ्रॉन का पार्ट है, तो धीरे धीरे जो इन्फ्लामेटरी प्रोसीजर है वो सारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को प्रभावित करना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन होना है या रीअब्जॉर्प्शन होना है या यूरिन फॉर्मेशन होना है वो प्रोसीजर नहीं हो पाती है। तो क्रोनिक कंडीशन में जो है ये इससे सीवियर कंडीशन होना शुरू हो जाती है। अब हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम पे। तो साइन एंड सिम्टम में सबसे पहली चीज़, जब ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन है वो कम होगा तो जो यूरिन का आउटपुट है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड में जो यूरिन जो है, यूरिया में कुछ सेल्यूलर पार्ट जो है वो ब्लड या म्यूकस, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ पफिनेस रहेगी, पेरी ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल कैविटी जो है उसके पास पफिनेस रहेगी। वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो बॉडी है उससे यूरिन आउटपुट तो हो नहीं रहा, तो यूरिन जो फ्लूइड है वो कहाँ रहेगा? बॉडी में, ओडिमा रहेगा, उसकी वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। फीवर रहेगी, हेडेक वाली कंडीशन भी बन सकती है। इसके अलावा नोज़िया वोमिटिंग में भी
मतलब हो सकता है एनोरेक्सिया होने के चांसेस है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन रहेगा, मेलेज रहेगा, और हाइपरटेंशन 50% लोगों में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम चाइल्ड की हिस्ट्री लेते हैं, जब बर्थ हिस्ट्री है या आफ्टर कोई इम्यून सिस्टम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, तो उस प्रकार की हिस्ट्री लेते हैं। दूसरी चीज़ फिज़िकल एग्जामिनेशन करवाते हैं उसका, क्योंकि उसमें ओडिमा या हाइपरटेंशन ये चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी या वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, तो वो चीज़ें जो है उसके फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता लग जाएगी। तीसरी चीज़ यूरिन का एग्जामिनेशन करवाते हैं। यूरिन का एग्जामिनेशन में क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं यूरिन की। इसके अलावा जो यूरिन है उसमें कुछ ब्राउन कलर का, क्योंकि उसके साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो जब इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, ब्लड सेल्स या पस का, तो वो चीज़ें भी हम इसमें देखते हैं। WBC, पस, ये सारी चीज़ें यूरिन एग्जामिनेशन में दिखती है। तीसरी चीज़ हम लेते हैं ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड में जो है क्रिएटिनिन लेवल देखते हैं। इसके अलावा ESR देखते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ASO टीटर टेस्ट भी करवाया जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल जो है, क्योंकि ब्लड सेल्स डैमेज होगी तो हीमोग्लोबिन लेवल भी डाउन जाएगी। एल्ब्यूमिन दिखता है, जो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल है वो बढ़ी हुई दिखेगी। इसके अलावा जो है थ्रोट स्वेप कल्चर टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि थ्रोट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है पल्मोनरी कंजक्शन के लिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ये बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शन हमने देखा था ग्रुप ए बीटा हीमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें हम डायग्नोसिस करके पता लगाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके मैनेजमेंट पे। मैनेज कैसे किया जाएगा? तो फर्स्ट थिंग जो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करवाते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में सबसे पहले जो चाइल्ड है उसको बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे रेगुलरली। बेड रेस्ट के बाद में हम उसका डाइट प्लान फिक्स करेंगे। डाइट प्लान में क्या करेंगे हम? सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट रहेगी, सोडियम और वाटर जो है उसमें कम, फ्लूइड जो है कम रहेगा उसमें। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है अच्छी मात्रा में उसकी डाइट में प्लान बना के देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा डाइट में, क्योंकि एल्ब्यूमिन लेवल ऑलरेडी बढ़ी हुई है चाइल्ड में। इसके अलावा जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें हम सबसे पहले एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड को, कि जो चाइल्ड है उसमें एंटीबायोटिक्स हम देंगे जो बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए, और पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया इसमें एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है वो दी जाती है हाइपरटेंशन को प्रिवेंशन के लिए। इसके अलावा सेडेटिव्स, कुछ सेडेटिव्स भी दिए जाते हैं, जो सेडेटिव्स इसके प्रिवेंशन के लिए, मतलब कुछ साइकोलॉजिकली अगर कोई डिजीज़ कंडीशन बनती है, पेन है या स्लीपलेसनेस है, तो उस कंडीशन में दी जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको एक तरह से डायलिसिस अगर नीड्स है तो डायलिसिस थेरेपी भी प्रोवाइड की जा सकती है, अगर ज़्यादा डैमेज वाली कंडीशन है या क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है तो। थैंक यू।